नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को आर स्क्वायर डीएनए क्लासेस में स्वागत है। ये बैच हम जेआरएफ लाइफ साइंस के लिए चलाते हैं। फाइब्रस प्रोटीन आज का हमारा टॉपिक है। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस ये होता है कि कॉम्पैक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर का, जबकि फाइब्रस आपका एक्सटेंडेड होता है। ग्लोबुलर सोल्यूबल होता है इन वाटर, जबकि फाइब्रस इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज कॉम्पैक्ट विथ मिक्सचर ऑफ अल्फा बीटा एंड लूप स्ट्रक्चर ग्लोबुलर में, जबकि फाइब्रस में क्या होता है ओनली वन टाइप ओनली, ठीक है, वन टाइप का ही स्ट्रक्चर चाहिए। अल्फा होगा तो अल्फा, बीटा सीट तो बीटा सीट ही रहेगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो हेल्ड रहता है वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड से, जबकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड से, ब्रिज से, जैसे कि आपका सल्फर ब्रिज होता है। और फंक्शन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, सभी प्रकार का ये काम करता है ग्लोबुलर प्रोटीन, जैसे एंजाइम, ट्रांसपोर्ट, इम्यून प्रोटेक्शन, हार्मोन। जबकि आपका फाइब्रस प्रोटीन का जो फंक्शन होता है मेनली स्ट्रक्चर फंक्शन होता है, चाहे बॉडी में हो या सेल में, जैसे टेंडन, बोन, मसल्स, लिगामेंट, हेयर, स्किन, इसमें इसका रोल रहता है। ये इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। ग्लोबुलर प्रोटीन ये रहा, ये फाइब्रस फाइबर की तरह है। फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, हैव हाई अल्फा हेलिक्स और बीटा कंटेंट। मोस्ट आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इनके 4 बेसिक डिफरेंस है, क्लासिफिकेशन है: कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन और फाइब्रोइन। जो फाइब्रस प्रोटीन है वो आपका मोस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेंज इन पैरेलल टू ए सिंगल एक्सिस। फाइब्रस प्रोटीन आर ऑफ्टन मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग एंड हाईली क्रॉस लिंक्ड। फाइब्रस प्रोटीन आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, दे यूजुअली प्ले स्ट्रक्चरल रोल। ठीक है, इतना तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका डिफरेंट टाइप का जो आपका फाइब्रस प्रोटीन है, अल्फा केराटिन, फाइब्रोइन, कोलेजिन, इलास्टिन, जो कि ये अल्फा केराटिन ऊल या आपका नेल में या हेयर में ये केराटिन पाया जाता है। फाइब्रोइन सिल्क फाइब्रोइन या आपका स्पाइडर का जो जाल होता है, मकड़ी का जाल कहते हैं, उसमें फाइब्रोइन होता है। कोलेजिन टेंडन में होता है और मसल्स में होता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट मैट्रिक्स जो होता है आपका, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये कोलेजिन होता है। उसके बाद इलास्टिन ये आयोटा में और आपका लंग्स में ये पाया जाता है। इन चारों में अमीनो एसिड की क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट परसेंटेज होते हैं। तो आप देखिए ग्लाइसिन सबसे ज़्यादा फाइब्रोइन में है, फिर उसके बाद इन दोनों में लगभग बराबर, फिर भी कोलेजन में थोड़ा ज़्यादा है। एलेनिन का अमाउंट ज़्यादा है। और एक चीज़ इसमें देखने की होता है, केराटिन जो होता है ना, इसमें सिस्टीन ज़्यादा रहता है, और ग्लूटामिन, ग्लूटेनिन और सेरीन ये ज़्यादा होता है आपके अल्फा केराटिन में। जबकि बात करें यदि बीटा केराटिन की, तो बीटा केराटिन भी होती है उसमें आगे हम चर्चा करेंगे, उसमें एलेनिन और ग्लाइसिन ज़्यादा होता है। और फाइब्रोइन में सेरीन, एलेनिन, ग्लाइसिन, इसमें एलेनिन ग्लाइसिन, और यहाँ पे देख रहे हैं इलास्टिन में कि ये बढ़ा हुआ वेलिन भी ज़्यादा होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है अमीनो एसिड का। ठीक है, ये आपका ओवरऑल कि कहाँ पे इलास्टिन कहाँ होता है, कोलेजिन कहाँ होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एपिडर्मिस है, डर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है, और उसके नीचे मसल्स आ जाता है। तो ये फैट सेल है, फैट सेल के ऊपर में hyaluronic एसिड होता है, वो ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ये फाइब्रोब्लास्ट है, यहाँ पे कोलेजिन है, इलास्टिन ये देख रहे हैं पतले पतले, और ये देखो यहाँ पे इलास्टिन, यहाँ पे कोलेजिन, और ये हेयर जो है इसमें केराटिन होता है हेयर फॉलिकल्स में। तो ये सब सारा आपका लोकेशन हो गया प्रोटीन का। और ये सबसे पहले हमने चर्चा कर रहा हूँ फाइब्रोइन का। फाइब्रोइन जो होता है, चाहे तो यहाँ पे आप देख लें पॉपुलर सिल्क सोर्स जो होता है, चाहे तो स्पाइडर है या मलबेरी हो गया, कटलप्रा लार्वा है, तो ये सब सारे सोर्स हैं इस फाइब्रोइन का। और फाइब्रोइन में जो होता है लगभग बीटा स्टैंड ही होता है, और बीटा स्टैंड आपका उसका डिफरेंट सीक्वेंस होता है। फाइब्रोइन में एल फाइब्रोइन और एच फाइब्रोइन भी होता है। हेक्सामेरिन इस टाइप का स्ट्रक्चर है ये सब, और ये मकड़ी का जाल है। एक बस हम ओवरव्यू दे रहे हैं अभी इसका। फाइब्रोइन के हम कभी वीडियो अलग से बनाएंगे, इतना डिटेल में वैसे जाने की भी जरूरत नहीं है। ये फाइबर्स है, एमोर्फस चेन है, बीटा सीट क्रिस्टलिन है, ये सब सारा आपका बीटा स्टैंड ही होता है फाइब्रोइन में।
अब हम बात करते हैं एलेस्टीन का। एलेस्टीन जो होता है ये आपका प्रॉपर्टी जो होता है ना, इसका रेजिलेंस एक तरह से होता है, मतलब ये हाइड्रोफोबिक होता है नेचर, हाइड्रोफोबिक कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन भी होता है ये, और ये रिस्पॉन्सिबल एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी या प्रॉपर्टी ऑफ रेजिलेंस, ये इलास्टिसिटी के 4 वे स्ट्रेच, और इनका जो लोकेशन होता है ये आयोटा, लंग्स, लिगामेंट, नुके, यहाँ पे ये लिगामेंट के नुके में रहता है, और आयोटा में रहता है जिसको आप लार्ज आर्टरीज भी कह सकते हैं, और लंग्स में रहता है। इसका लोकेशन हो गया एलेस्टीन का। और एलेस्टीन जो होता है ये जब सिंथेसिस होती है ना इसका, तो ये 72 किलो डाल्टन का होता है, और उसको हम ट्रोपोइलास्टीन कहते हैं। वो मैट्रिक्स में सिक्रीट हो जाता है, और इसमें जो ज़्यादातर क्या उनसा होता है प्रोलीन और ग्लाइसिन ज़्यादा अमाउंट में होता है, और एक स्ट्रक्चर ये फॉर्मेशन करता है डेस्मोसिन। डेस्मोसिन में क्या होता है 1 2 3 4 लाइसिन ग्रुप है, 4 लाइसिन ग्रुप में ये 3 जो लाइसिन ग्रुप है, इसका जो लास्ट वाला एमीन ग्रुप का ऑक्सीडेशन होके वो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। तो ये तीनों के पास एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, इसके पास NH2 एमीन ग्रुप रहता है, और ये तीनों चारों फ्यूज हो जाता है और एक रिंग का स्ट्रक्चर बनाता है, उसको डेस्मोसिन कहते हैं, और इस टाइप का नेटवर्क एलेस्टीन नेटवर्क कहलाता है। अब हम बात करेंगे केराटिन का। एलेस्टीन का लोकेशन बता दिए थे। अब केराटिन जो आपका होता है नेल में पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है, ठीक है, स्किन में है। तो ये सब केराटिन जो होता है ये 2 टाइप का केराटिन होता है, अल्फा केराटिन और बीटा केराटिन। यहाँ पे ये अल्फा केराटिन की चर्चा हो रही है, और अल्फा केराटिन जो मेमल में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो केराटिन जो होता है, अब जैसे हेयर में है, जो हेयर कर्ली हेयर रहता है उसको कोई स्ट्रेट कराता है, तो उसमें यही प्रोसेस चलता है, रिड्यूस कर देता है उसके हेयर को, और किसी को आपका यदि कर्ली हेयर है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा या रिड्यूस कर देगा, तो उसका स्ट्रेट हो जाता है। तो ये जैसे ये सल्फर ब्रिज बना हुआ है, इसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट डाल के बाल स्ट्रेट कर लो, जैसे करना है कर लो, ठीक है। और केराटिन जो है इसका जो आपका वो होता है ना, बेसिक यूनिट होता है ना, उसको प्रोटोफाइब्रिल कहते हैं। ये देखो प्रोटोफाइब्रिल, और प्रोटोफाइब्रिल जो होता है ये टेट्रामर होता है, किसका 2 चेन ऑफ कॉइलेड कॉइल जो है, ये केराटिन अल्फा हेलिक्स एक हुआ, यहाँ पे 2 फोल्ड है, वहाँ पे फिर और 2 में 4 टेट्रामर, इसका ये 20 से 30 एंगस्ट्रम। और प्रोटोफाइब्रिल जो होता है वो इसका बेसिक यूनिट है, वो देखो 1 2 3 4 टेट्रामर होता है प्रोटोफिल्म इसका अल्फा चेन का, ठीक है। और ये आपका केराटिन 2 टाइप का होता है, बीटा केराटिन और अल्फा केराटिन। ये बीटा केराटिन जो होता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स में मिलता है, और ये अल्फा केराटिन मेमल्स में पाया जाता है। जो बीटा केराटिन होता है उसमें बीटा स्टैंड होता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल, इस टाइप का इनका अरेंजमेंट होता है। और अल्फा केराटिन में अल्फा हेलिक्स ही रहता है, ठीक है। अब कोलेजिन की बात करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि ये जो आपका बीटा केराटिन होता है उसमें एलेनिन और ग्लाइसिन रिच होता है, जबकि अल्फा केराटिन सिस्टीन रिच होता है। कोलेजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही पाया जाता है मैट्रिक्स में, इसके बाद एलेस्टीन पाया जाता है। कोलेजिन का क्या होता है कि टेंसल स्ट्रेंथ रिजल्ट क्यों होता है, ये टेंसल स्ट्रेंथ, ये ट्रिपल हेलिक्स है सबसे पहली बात। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है द असेंबली ऑफ ट्रोपोकोलेजिन सब यूनिट इनटू फाइबर्स, ट्रोपोकोलेजिन इसका सब यूनिट होता है। द केमिकल क्रॉस लिंक बिटवीन द फाइबर टू फॉर्म फाइबर्स। फिर और क्या इनका प्रॉपर्टीज है, कोलेजन ए इज ए प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, कार्टिलेज, बोन, टीथ। Its basic unit is tropocollagen, which is composed of 3 intertwined polypeptide chain. 1050 amino acid residue is 3 जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उस हर एक में 1050 मतलब 1050 मतलब एक कह सकते हैं कि 1050 अमीनो एसिड रेसिड्यू है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 285,000 या 285,000 डाल्टन है। इट्स लेंथ इज 300 नैनोमीटर लॉन्ग एंड द डायमीटर 1.4 नैनोमीटर। यूनिक अमीनो एसिड कंपोजिशन होता है, और इसमें पर टर्न जो होता है वो 3.3 अमीनो एसिड रेसिड्यू पर टर्न होता है।
और ये कुछ कोलाजन का आपका स्ट्रक्चरल ओवरव्यू आप देख सकते हो। ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ग्लाइसिन एक्स वाई, ग्लाइसिन तो रहेगा ही रहेगा इसका, और उसका एक्स के जगह पे प्रोलीन आता है और वाई के जगह पे हाइड्रोक्सी प्रोलीन रहेगा, हाइड्रोक्सीलाइसिन रहेगा वाई में, चाहे तो हाइड्रोक्सीलाइसिन आ जाएगा या हाइड्रोक्सी प्रोलीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर एक तरह से ग्लाइसिन रिच हो गया, ये ग्लाइसिन इसका मेन अमीनो एसिड हो गया और इंटरमोलिकुलर क्रॉस लिंक रहता है आपस में, दो जो अल्फा चेन है वो सल्फर ब्रिज से जुड़ा रहता है। ये आपका कोलेजन अमीनो एसिड सीक्वेंस हो गया, देख लो ये जो है अमीनो एसिड ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन, उसके बाद ज़्यादातर प्रोलीन प्रोलीन प्रोलीन, फिर हाइड्रोक्सी प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन, फिर ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन, प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन प्रोलीन। ये इसका सीक्वेंस, इसीलिए इनका बेसिक जो सिंबल लिखा जाता है ग्लाइसिन प्रोलीन और एक्स के जगह पे देख लो, कभी हाइड्रोक्सी प्रोलीन था हाइड्रोक्सीलाइसिन और दूसरा भी अमीनो एसिड आ रहा है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक जो है कोलेजन अमीनो एसिड कंपोजिशन, नियरली 1 रेसिड्यू आउट ऑफ 3 इज ग्लाइसिन। ठीक है, द टाइपिकल स्ट्रक्चर कंटेन ग्लाइसिन एक्स वाई, प्रेजेंस ऑफ मेनी मॉडिफाइड अमीनो एसिड लाइक 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन 3 हाइड्रोक्सी प्रोलीन 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन टुगेदर रिप्रेजेंट 30% ऑफ रेसिड्यू। हाइड्रोक्सिलेटेड रेसिड्यू फाउंड इन कोलेजन, ये स्ट्रक्चर है 4 हाइड्रोक्सी रेसिड्यू 3 हाइड्रोक्सी प्रोलाइल रेसिड्यू 5 हाइड्रोक्सिल लाइसिल रेसिड्यू। Collagen secondary structure, the triple helix. Collagen triple helix is formed from the separated polypeptide chain arranged as a left-handed helix. Note that alpha helix is right-handed. 3.3 amino acid residue per turn. Each chain form hydrogen bond with the other two to make it more stronger. The unusual amino acid composition of collagen not favorable for alpha helix or beta acid, but it is ideally suited for the collagen triple helix. 3 intertwined helical strand, it much more extended than the alpha helix with a rise per residue of 2.9 angstrom. There are long stretch of glycine proline या hydroxy proline. कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स का ये दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर, ये 3 स्टैंड ट्रिपल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है ये और ग्लाइसिन इज क्रूशियल फॉर फॉर्मिंग द कोलेजन स्ट्रक्चर। तो ग्लाइसिन को ये दिखा रहा है, ये ग्लाइसिन का, और एक तरह से बैकबोन की तरह काम कर रहा है ग्लाइसिन हर जगह। देख लो इस ग्लाइसिन से 2 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। कोलेजन Fibers are formed by a staggered array of tropocollagen bending pattern in electron microscopes with 68 nanometer repeats. Since tropocollagen are 300 nanometer long, there must be 40 nanometer gap between the adjacent tropocollagens. ठीक है, तो 340 एंगस्ट्रॉम, 40 nanometer gap is called whole region. They contain carbohydrate and are thought to be nucleation site for bone formation. ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यू है कोलेजन का, इसमें आप स्ट्रिप बैंड देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, every third residue faced the crowded center of the helix. Only glycine fits. Proline and hydroxyproline suit the constant of the phi and psi. Interchain hydrogen involved hydroxyl proline stabilize helix. Fibril are strengthened by interchain lysine and interchain hydroxypyrimidine crosslink. Polypeptide chain, ये हम सारा देख लिए। पॉलीपेप्टाइड चेन ट्रिपल हेलिक्स होता है, फंक्शन क्या क्या होता है। एक और होता है कि कोलेजन आपस में एक ब्रिज भी बना लेता है, क्रॉस लिंक्ड बोलते हैं उसको, और ये एल्डोल कंडेंसेशन से होता है। लाइसिन ये है और ये भी लाइसिन है, 2 लाइसिन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, लाइसिल ऑक्सीडेज बोलते हैं, और लाइसिल ऑक्सीडेज हो जाने से यहाँ पे एमीन की जगह पर एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है, फिर बाद में एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। ये
एल्डिहाइड डेरिवेटिव है, एल्डेसाइन बोलते हैं। और ये दोनों एल्डोल कंडेंसेशन से एल्डोल क्रॉस लिंक बना लेता है। ये एलेसिन एल्डोल हिस, मतलब कहीं पे ये क्रॉस लिंक में हिस्टाडीन भी बाइंड हो जाता है, ये दिखा रहा है। और कैसे कोलेजिन फॉर्मेशन होता है। कोलेजिन एक प्रोटीन है, सबको पता है। और कोलेजिन फॉर्मेशन के लिए आपको प्रोटीन सिंथेसिस जैसे होता है कि आपके राइबोसोम को फैक्ट्री कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। तो ये साइटोजोल है, ये ईआर लूमेन है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो साइटोजोल में जो आपका राइबोसोम होता है, जैसे ही आपका एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए न्यूक्लियस साइटोजोल में आता है, वहाँ पे ये राइबोसोम से बाइंड कर लेता है, लगातार कोलेजन सिंथेसिस करता है। और ये कोलेजन जब सिंथेसिस हो जाता है, तो जब आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लूमेन में आता है, तो यहाँ पे इसको ग्लाइकोसिलेशन होता है। और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, जैसे कि प्रोलीन का हाइड्रोक्सी प्रोलीन बनना, लाइसिन का हाइड्रोक्सी लाइसिन बनना, ये सब सारा प्रोसेस होता है। वही सब सारा हम आगे इसमें देख रखे हैं। जैसे प्रोलीन है तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है, तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन हो गया। अल्फा चेन है ये। ऐसे ही लाइसिन है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया था, हाइड्रोक्सी लाइसिन हो जाता है। और इस टाइप का आपको मॉडिफिकेशन अल्फा चेन में देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन और फिर ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस भी होता है। ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लूमेन में ही होता है। और इसमें अल्फा चेन रहता है। यहाँ तक देखो, जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा था, इसको हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन जो होता है वो आपके प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, 2 एंजाइम होता है, लाइसिल नहीं, एक प्रोलील हाइड्रोक्सिलेज। यदि प्रोलीन का यदि हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है तो प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज। और यदि आपका लाइसिन का हो रहा है तो लाइसिल ऑक्सीडिलेज हाइड्रोक्सिलेज होता है, लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज। ये 2 एंजाइम होता है और 2 एंजाइम ये हाइड्रोक्सिलेशन कंडक्ट कराता है। इसके लिए एक कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और वही एस्कॉर्बिक एसिड यदि नहीं रहे तो आपका कोलेजन फॉर्मेशन नहीं होता है और फिर डिजीज कॉज हो जाता है, जिसको स्कर्वी कहते हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि जैसे असेंबली, जैसे हाइड्रोक्सिलेशन, ग्लाइकोसिलेशन, ये सब सारा हो जाता है, एक प्रॉपर अल्फा चेन बन गया। तो फिर ये आपका कोई भी प्रोटीन को हम एन से सी टर्मिनल बाइंड कराते हैं, आपस में ये लिंक होता है, क्रॉस ब्रिज बनाता है। और फिर देख रहे हो ये स्टेप 5वां है, जब तीनों स्ट्रैंड्स आपस में हेलिकली अरेंज हो जाता है और फिर प्रोकोलेजिन बनता है। और प्रोकोलेजिन से फिर रिलीज करके असेंबल होकर कोलेजिन एक मॉलिक्यूल बन जाता है। और ये कोलेजिन मॉलिक्यूल भी आपस में क्रॉस लिंक करके एक फाइबर्स बना लेता है। तो ये सब सारा रिलेटेड है। अब लाइसिल ऑक्सीडेज डीएमिनेशन कैसे क्रॉस लिंक होता है आपस में, लाइसिल ऑक्सीडेज आ जाता है, ये आपस में भी क्रॉस लिंक कर लेता है। तो ये काफ़ी मजबूत आपका ये फाइबर्स बन जाता है। ये देखो क्रॉस लिंक जो हो रहा है, ये सब सारा जो है एक मजबूत फाइबर्स और आपके मसल्स में जो पावर रहती है। इसी कारण ये ओवरव्यू है कि कहाँ पे क्या चीज़ सिंथेसिस होती है। ये आपको देखो, ये आपका क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोलीन। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब सारा ही प्रोसेस, यहाँ पे देखो अल्फा चेन है, जब सिंथेसिस हुआ कोलेजन का तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया। उसके बाद इसका हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, हाइड्रोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। लाइसिन है तो लाइसिल ऑक्सीडेज ने, और यदि प्रोलीन को हाइड्रोक्सिलेशन होना है तो प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज। ये प्रोसेस हो जाने के बाद तीसरा स्टेप ग्लाइकोसिलेशन होता है। और ग्लाइकोसिलेशन हो जाता है उसके बाद ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लूमेन में ही हो रहा है। और जब ये हाइड्रोक्सिलेशन हो गया तो सेल्फ असेंबल्ड ऑफ द 3 प्रो अल्फा चेन, ये ऐसे ही 3 अल्फा चेन आपस में फिर ये क्या करते हैं कि हेलिकली अरेंज होते हैं राइट हैंडेड। और उसके बाद इसका सिक्रीशन होता है वेसिकल के रूप में। और फिर एक्सोसाइटोसिस हुआ और ये आपको मैट्रिक्स में सिक्रीट हो जाता है, ठीक है, सेल्फ असेंबल्ड इनटू द फाइबर्स। ये जब सिक्रीशन हो जाता है
तो आगे जाके ये आपस में जुड़ के एक फाइबर बना लेता है, उसका डायमीटर 300 नैनोमीटर्स होता है। यही आपका कोलेजन फाइबर्स है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इनसाइड सेल कहाँ पे क्या होता है। ये कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग कोलेजन का। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।